बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास बेटे, आज हमने चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 2 के अंदर एटॉमिक नंबर और मैस नंबर को डिस्कस करना है। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस मर्तबा जो है ये 2026 के अंदर जो है वो सेकंड टाइम का जो पेपर था केमिस्ट्री का, उसके अंदर ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ था। तो आपने इसको शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तरह से प्रिपेयर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कॉल्ड द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ ऑल टाइप ऑफ मैटर। हमने पिछले लेक्चर के अंदर ये बात पढ़ी है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है ये एटम के अंदर मौजूद होते हैं, ये उसके बुनियादी पार्टिकल कहलाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि इस पूरी दुनिया के अंदर बहुत तरह के एटम, बहुत डिफरेंट किस्म के एटम मौजूद हैं, लेकिन हर एटम के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो जरूर मौजूद होंगे। हाँ, ये बात हम जरूर कहते हैं कि मुख्तलिफ होंगे नंबर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ होगी मुख्तलिफ एटम के अंदर, लेकिन ये तीन चीजें, बुनियादी चीजें पाई जरूर जाएंगी। सेम इसी तरीके से जैसे हम कहते हैं कि एक इंसान है, उस इंसान के अंदर जो है उसकी शक्ल को अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर नाक, कान, आंख, ठीक है, ये सारे फीचर जो है ना, ये हर एक जो ह्यूमन बीइंग, इंसान है ना, उसकी फेस में मौजूद होंगे। इसी तरीके से हम कहते हैं कि ये जो एटम है ना, चाहे मुख्तलिफ किस्म के एटम है, हर एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये बुनियादी चीजें जरूर मौजूद होंगी। उसके बाद जो है ना बेटे, आपने यहां से लेकर ये जो पैराग्राफ है ना, इसको सिर्फ आपने एमसीक्यू के लिए पढ़ना है। एज सच बेटे आपने इसको याद नहीं करना, ये पैराग्राफ आपने नहीं करना। हमने जो है ना जहां से स्टार्ट करना है वो ये है, यहाँ पर आपने हेडिंग देनी है एटॉमिक नंबर की। डेफिनेशन क्या है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज फिक्स्ड। कहते किसी भी एटम जो है उसके अंदर कितने प्रोटॉन की तादाद होगी वो हर एटम की फिक्स होती है। मतलब ये नहीं कह सकते कि एक टाइम में अगर जो कार्बन है उसके अंदर 6 प्रोटॉन मौजूद हैं तो थोड़ी देर बाद हम कहेंगे कि इसके अंदर जो है वो 7 प्रोटॉन मौजूद है। ऐसी बात नहीं हो सकती, ठीक है। तो जिस किसी भी एटम की अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर प्रोटॉन की तादाद जो होगी ना वो फिक्स होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे? एटॉमिक नंबर कहेंगे ऑफ दैट एलिमेंट। ये आपने जो है यहाँ पर आपने डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक नंबर की हेडिंग देनी है और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको एज अ डेफिनेशन कर लेना है। कहते सिंस एन एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम तो एज अ होल हम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहते हैं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर बताया था आपको। एटम एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इस बात का क्या मतलब है? मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक जो है ना न्यूक्लियस बनाती हूँ एटम का और उसके इर्द गिर्द ये जो है मैं शेल्स बना रही हूँ, ठीक है। अब क्या न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे, यहाँ पर जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से गोल गोल रिवॉल्व कर रहे होंगे। अब जो है ना अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। तो हम ये कहते हैं कि नाइट्रोजन के अंदर जो है ना वो 7 प्रोटॉन है, मतलब यहाँ पे +7 का चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज होता है, और इसके पास जो है ना 7 ही जो है ना वो इलेक्ट्रॉन है। तो ये +7 -7 के साथ कट जाएगा तो हमारे पास 0 बचेगा। तो एज अ होल किसी भी एटम के ऊपर जो है ना वो चार्ज जो होता है वो 0 होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि एज अ होल जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है? न्यूट्रल होता है, क्योंकि हम ये बात कहते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसी भी एटम के अंदर उनकी जो तादाद होती है वो क्या होती है? वो सेम होती है। ये जो चीज यहाँ पर लिखी है ना, मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल से समझा दी है। नेक्स्ट है एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय Z। अब जो एटॉमिक नंबर होता है ना किसी भी एलिमेंट का, उसको हम जो है ना वो Z से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन की हेडिंग देकर लिख सकते हैं। फिर एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज यूनिक सो दैट द एलिमेंट एंड द एलिमेंट इज आइडेंटिफाइड बाय द नंबर। कहते हैं जो एटॉमिक नंबर होता है ना एलिमेंट का, वो उसका यूनिक होता है। जैसे कि आप है, आपका जो नाम है, ठीक है, वो एक यूनिक है, आपकी अपने नाम से ही पहचान है ना। इसी तरीके से हर एटम का जो है ना एटॉमिक नंबर यूनिक होता है, मुख्तलिफ होता है, मुनफरिद होता है। यूनिक का मतलब होता है मुनफरिद, मुख्तलिफ होता है, ठीक है, क्योंकि वही उसकी पहचान होती है। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो मुख्तलिफ है, और जो एलिमेंट है वो अपने उस एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर ही उनको हमने अरेंज किया हुआ है पीरियोडिक टेबल के अंदर इन असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ जाना। तो हमने सबसे
पहले छोटे एलिमेंट को लिखा, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े। इस तरीके से हमने असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े की तरफ तमाम के तमाम एलिमेंट को एटॉमिक नंबर की बेसिस पर हमने जो है वो पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज किया है। अब यहाँ पर हेडिंग आपने देनी है मैस नंबर की, ठीक है। पहले आपने एटॉमिक नंबर की हेडिंग दी, अब आपने मैस नंबर की हेडिंग देनी है। यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि एटम के अंदर जितने टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर ही तो मौजूद होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो कहते हैं किसी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, उनको जब हम टोटल कर लेते हैं ना, तो हमारे पास उस एटम का जो टोटल मैस निकल कर आ जाता है, ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं न्यूक्लियन नंबर या फिर मैस नंबर। अगर मैं यहाँ पर आपको समराइज करने की कोशिश करूं तो मैं आपको यहाँ पे डायग्राम से समझाने की कोशिश करती हूँ कि जब हम किसी भी एटम के प्रोटॉन नंबर की बात करते हैं तो इसका मतलब है हम उसके अंदर जो है वो एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं, और जब हम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब है हम उसके मैस की बात कर रहे हैं, मैस नंबर की बात कर रहे हैं। तो सिंपल, अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इकट्ठा जो है वो काउंट करके चल रहे हैं तो हम उसके एटम के मैस की बात कर रहे हैं, मैस नंबर की बात कर रहे हैं। और जब हम सिर्फ प्रोटॉन की बात कर रहे हैं तो हम उसके एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर को हम जो है वो Z से डिनोट करते हैं, और जो मैस नंबर होता है इसको बेटे हम A से डिनोट करते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये बात यहाँ पर बताई गई है। मैस नंबर और एटॉमिक नंबर बहुत ही आसान चीजें हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर सारे के सारे जो एलिमेंट है ना वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से जो है ना वो अरेंज किए गए हैं। अब हमने इसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जस्ट लाइक एटॉमिक नंबर द एटम ऑफ एन एलिमेंट में आल्सो बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम इट्स मैस नंबर। जिस तरह हम एटॉमिक नंबर से किसी भी एटम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसी तरीके से हम मैस नंबर से भी उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन ऑक्सीजन एटम इज 8 के अब हमें प्रोटॉन नंबर का पता चल गया, ठीक है। और न्यूट्रॉन भी प्रोटॉन के बराबर ही होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो जब हम इनको जमा करते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करने से ही तो हमारे पास मैस नंबर निकल कर आता है। तो प्रोटॉन को जब न्यूट्रॉन के अंदर ऐड किया तो हमारे पास 16 आया। तो हमने कहा कि जो 16 है ना वो हमारे पास ऑक्सीजन का जो है वो मैस नंबर है। तो असल में आपने यहाँ से लेकर पहले यहाँ तक करना है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया। उसके बाद बेटे ये आप अगर करना चाहें तो इतनी कर लें, अदरवाइज आप डायरेक्ट यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर इज written as left subscript while the mass number is as left super subscript। अब वो कहते हैं कि जो एटॉमिक नंबर जो होता है ना वो हमारे पास जो होता है ना लेफ्ट साइड पे सबस्क्रिप्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर नीचे, ठीक है। और जो मैस नंबर होता है ना वो ऊपर वाली साइड पर लेफ्ट बाई साइड पर जो है वो सुपर सबस्क्रिप्ट के तौर पर लिखा जाता है। सो ऑक्सीजन एटम को हम इस तरीके से सिंबलाइज करते हैं। ये जो नीचे चीज लिखी है ये इसका एटॉमिक नंबर है, और ऊपर जो नंबर लिखा गया है वो उसका मैस नंबर है। इसी तरीके से कहते हैं हम कार्बन को भी सिंबलाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एन एटम। तो यहाँ पर आप एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एन एटम। तो हम इस फॉर्मूले से उसको निकाल लेंगे। इस तरीके से एक और एग्जांपल उन्होंने दी हुई है, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन सल्फर एटम के अंदर कितने होते हैं। न्यूट्रॉन निकालने के लिए हमने क्या करना है, हमें इसका मैस, ये जो नीचे वैल्यू लिखी होती है ये क्या है, एटॉमिक नंबर है, ऊपर जो लिखी है ये मैस नंबर है। तो इसको इस्तेमाल करके हम क्या कर लेंगे, इसका हमारे पास एटॉमिक नंबर भी आ गया, मैस नंबर भी आ गया। हम उसके अंदर से माइनस करेंगे तो 16 हमारे पास निकल कर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसका आंसर आ जाएगा। उर्दू मीडियम के बच्चों ने जो है ना यहाँ पर मास नंबर की हेडिंग देनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैस नंबर की हेडिंग देकर लिखना है। उसके बाद ये 2 लाइंस आप छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल ही दी गई है, आगे बहुत सारी एग्जाम्पल हैं तो वो काफी हैं, इतनी ज्यादा एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि बोर्ड के पेपर में इतना आपके पास टाइम भी नहीं होता कि आप सारी की सारी एग्जाम्पल लिखने बैठ जाओ। फिर आपने क्या करना है, यहाँ से शुरू करके जो है ना यहाँ तक कर लेना है। तो इस तरीके से आपका ये वाला जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। हमारे पास एक एग्जांपल दी गई है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन बेरियम। बेरियम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जो तादाद है ना वो हमने बतानी है। तो ये तो कोई मुश्किल नहीं है, अभी हमने की है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको पता है ये जो नीचे नंबर लिखा होता है ये इसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। ऊपर वाला जो होता है उसका मास नंबर होता है। तो हमने ए की जगह पर उसका जो है वो मास नंबर लिखा, जी की जगह पे जो 56 है ये हमें बता रहा है एटॉमिक नंबर के बारे में। एटॉमिक नंबर हमें पहले ही बता रहा होता है कि मैं प्रोटॉन की तादाद को बता रहा हूँ, तो प्रोटॉन हमें पता चल गया। और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरीके से हमें न्यूट्रॉन नंबर का भी पता चल गया, प्रोटॉन नंबर का भी पता चल गया और इलेक्ट्रॉन नंबर का भी पता चल गया। यहाँ पर हमने क्या करना था, जो प्लेटिनियम
है इसके अंदर से हमने प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के अमाउंट को कैलकुलेट करना था। यहाँ पर ही हम लिख लेते हैं A माइनस जी का फॉर्मूला लगाया, ऊपर जो है उसका मास नंबर है, नीचे इसका एटॉमिक नंबर है। तो 195 में से 78 को जब माइनस करेंगे तो 117 हमारे पास जो है वो इसका जो है वो निकल कर आ जाएगा न्यूट्रॉन नंबर। अब जी की तादाद जितनी होगी ना एटॉमिक नंबर की, उतने ही उसके पास प्रोटॉन होंगे, उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमें 117 निकल कर आया। इससे हमें ये पता चला इसके अंदर जो है ना प्लेटिनियम, इसके पास हमारे पास 117 न्यूट्रॉन है और 78 इसके पास इलेक्ट्रॉन है और 78 इसके पास प्रोटॉन है। इस तरीके से मैंगनीज का भी हम ऐसे करेंगे, A माइनस जी करेंगे। ये ऊपर जो नंबर लिखा है इसका मैस नंबर है A55 और जो नीचे जो नंबर लिखा है 25 इसका एटॉमिक नंबर है। इनको माइनस कर दे तो हमारे पास जो है वो 30 आ जाता है। ठीक है, 30 जो है वो उसके न्यूट्रॉन नंबर है और इसके बाद ये जो जी की वैल्यू 25 है, जिससे हमें ये पता चलता है कि इसके पास 25 ही इलेक्ट्रॉन है, 25 ही प्रोटॉन है। इसी तरीके से आयोडीन वाला यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, साथ साथ यहीं पे बुक पे कर लें ताकि आपको बार बार नोट्स ढूंढने ना पड़े। तो इसके बाद यहाँ पर हमने A माइनस जी के ऊपर वाली वैल्यू जो थी A की वैल्यू थी और उसके नीचे वाली वैल्यू जो थी वो जी की वैल्यू थी, तो हमने इसके अंदर से माइनस किया तो हमारे पास 74 आंसर आया। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चला कि ये जो आयोडीन है, ये जो जी की वैल्यू जितनी होती है उतनी मैंने बार बार रिपीट किया कि उसके पास प्रोटॉन की अमाउंट होती है, जिसके पास 53 इलेक्ट्रॉन है, 53 इसके पास यहाँ पर प्रोटॉन है। उर्दू मीडियम के बच्चों ने भी बेटे इसी तरीके से जो है ना अपने नोट्स के अपनी बुक्स के ऊपर जो है ना इन क्वेश्चंस को सोल्व कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो आइसोटोप एंड देयर मैसेज है। ठीक है, यहाँ पर एक बात आप याद रखिएगा कि आपको इन टॉपिक के ऊपर और वीडियो नहीं मिलेगी, क्योंकि लास्ट टाइम ये टॉपिक जो थे ना वो कट थे स्मार्ट सिलेबस के अंदर, लेकिन इस मरतबा हमने ये जो है ना ये टॉपिक करने हैं। तो इसलिए आपको जो पुरानी वीडियोस मिलेंगी ना इंटरनेट पे, उनमें ये होगा कि उनमें उन्होंने ये टॉपिक स्किप किए होंगे, उनके पास उन वीडियोज के अंदर ये टॉपिक नहीं होंगे। ठीक है, तो आपने इन टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आइसोटोप की, तो हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, ये 3 लाइनें पहले छोड़ देनी है। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन देयर न्यूक्लाई आर कॉल्ड आइसोटोप। आइसोटोप क्या होते हैं कि जब एटम के न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन की तादाद जो है वो मुख्तलिफ हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, तो टॉप कहते हैं। मिसाल के तौर पर ईच कार्बन एटम हैज 3 आइसोटोप। जैसे कि हम कहते हैं कि कार्बन एटम जिसके 3 आइसोटोप हैं 6, 7 और 8, क्योंकि इसके अंदर जो है वो न्यूट्रॉन की तादाद जो है ना वो डिफर कर गई है। जब भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन की तादाद बदल जाएगी, ठीक है, जब मुख्तलिफ होगी तो उसको हम एटम का आइसोटोप कहेंगे। दीज आइसोटोप आर रिप्रेजेंटेड, कार्बन के जो 3 आइसोटोप हैं वो जो C12, C13, C14 के नाम से हैं। इसी तरीके से बेटे जो हाइड्रोजन के भी जो है ना वो 3 आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, रिप्रेजेंटेड बाय ये उनके सिंबल्स हैं। ठीक है, इन तरीके से उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर डिटरमिन्ड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहते जो ने बात ये की है कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर से सिर्फ न्यूट्रॉन नंबर मुख्तलिफ होंगे, प्रोटॉन की तादाद तो सबके अंदर सेम है ना, न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होंगे। इलेक्ट्रॉन की तादाद तो सबके अंदर सेम है ना, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से ही जो है ना वो केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल बिहेवियर के अंदर चेंज आता है। तो जब इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम रहेगी तो केमिकल बिहेवियर भी सेम रहेगा, लेकिन फिजिकल बिहेवियर डिफर करेगा, क्योंकि फिजिकल बिहेवियर के पीछे जो होते हैं वो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वजह आ जाती है। ठीक है, H21 हैज ट्वाइस द मैस। कहते जो हाइड्रोजन का जो ये जो ड्यूटेरियम आइसोटोप है ना, इसका जो मैस है वो हाइड्रोजन आइसोटोप से जो है वो दुगना है, और इसी तरीके से जो है ना ट्रिटियम का इससे जो है वो 3 गुना ज्यादा है। सिमिलरली मैसेज ऑफ 3 डिफरेंट आइसोटोप ऑफ कार्बन एटम आर डिफरेंट। इसी तरीके से जो कार्बन एटम है ना, इसके भी तीनों के तीनों आइसोटोप जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पैराग्राफ के अंदर जो है आपने एक तो डेफिनेशन कर लेनी है, उसके बाद हद आप 2 एग्जाम्पल कर लें, ठीक है, इनफ है। और बाद में आप क्या करें, आप एक तो सिंपल ऊपर से जो है ना यहाँ पर जो दी हुई है कार्बन की, हाइड्रोजन की, ये सिंपल एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दें। उसके बाद बेटे आप जो है ना वो डायरेक्ट यहाँ पर ये आइसोटोप की डायग्राम बना दें। इनफ है, आपके नंबर अगर ये लॉन्ग भी आ जाएगा ना तो भी आपके नंबर पूरे हो जाएंगे। आपने सिर्फ यहाँ से लेकर पहले यहाँ तक इसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल कर देनी। एग्जाम्पल में ये दोनों एग्जाम्पल लिखकर इन्हीं दोनों एग्जाम्पल के नीचे जो है इनकी ये पिक्चर्स बना देनी है, हमारा ये क्वेश्चन हल हो जाएगा।
ठीक है। आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज वाइल देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। इसका आंसर लिखा हुआ है, दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज दे हैव डिफरेंट मैसेज। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर जो है मैंने लिखा हुआ है कि इनके पास सेम केमिकल प्रॉपर्टीज इस वजह से होती है क्योंकि इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद तो सेम होती है और मैसेज डिफरेंट होने की वजह से जो है वो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो मुख्तलिफ होती हैं। तो ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों ने कर लेनी है और जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं ना उनके लिए यहाँ पर मैंने इसका आंसर लिखा हुआ है कि केमिकल खवास इसलिए एक जैसे होते हैं क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन की तादाद एक जैसी होती है और फिजिकल खवास मुख्तलिफ इसलिए होते हैं क्योंकि इनका मास जो होता है वो मुख्तलिफ होता है। इस तरीके से ये वाली जो मिनी एक्सरसाइज है ये भी हमने साथ ही साथ इसके हल कर ली है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप। अच्छा, कोई भी चीज जो होती है रेडियो एक्टिव कब होती है? मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन की तादाद और बहुत ज्यादा हो जाती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद बहुत ज्यादा होती है ना, तो जो प्रोटॉन होते हैं ना उनके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो एक जैसे चार्जेस होते हैं एक दूसरे को परे धकेलते हैं, तो जब वो एक दूसरे से दूर दूर धकेलते हैं तो ऐसा करने पर क्या होता है, वहां पर बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाती है एटम के न्यूक्लियस के अंदर। तो एटम की स्टेबिलिटी जो होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने अंदर से जो है वो कुछ रेज निकालता है जिनको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप। और ज्यादातर आइसोटोप जो ये प्रॉपर्टीज होती हैं सिर्फ उन्हीं एलिमेंट के अंदर शो होती हैं जिनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 83 से ज्यादा होता है ना, उनके अंदर ये प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं कि उनके न्यूक्लियस के अंदर डिस्टरबेंस होने की वजह से वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए कुछ रेज निकालते हैं जिसको हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, रेडियो एक्टिव रेज कहते हैं। तो इसी प्रोसेस और इसी फिनोमेना को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और आइसोटोप का मतलब क्या होता है, जब एटम के न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ हो तो उसको हम आइसोटोप कहते हैं। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप को हम पढ़ने लगे हैं। यहाँ से आपने शुरू करना है, सेवरल आइसोटोप ऑफ ए सेम एलिमेंट एग्जिस्ट हुज न्यूक्लियाई आर अनस्टेबल। कहते हैं बहुत सारे आइसोटोप सेम एलिमेंट के एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि हम कार्बन एलिमेंट तो सेम है लेकिन उसके 3 आइसोटोप है, ठीक है। इसी तरीके से कहते हैं कि वो सेम एलिमेंट के बहुत सारे आइसोटोप जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके न्यूक्लियस जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, वो मुस्तहकम नहीं होते, गैर मुस्तहकम होते हैं। दे इमिट एक्सेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो क्या करते हैं, वो अपनी जो एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी होती है ना उसको इमिट करते हैं, बाहर निकालते हैं शुआओं की सूरत में। द प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन इसका रेडियो एक्टिविटी। ये चीज जो यहाँ पर लिखी हुई है मैंने आपको अभी पहले बता दी सारी एक्सप्लेन, कि वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने अंदर से कुछ एनर्जी को रिमूव करते हैं रेडिएशन मतलब शुआओं की फॉर्म में, इसको हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। एंड आइसोटोप विच इमिट एनर्जी इसका रेडियो एक्टिव आइसोटोप। और वो आइसोटोप जो ये एनर्जी रेज को अपने अंदर से निकाल रहा होता है उसको हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप कहते हैं। जैसे कि कहते हैं ट्रिटियम इज ए रेडियोएक्टिव आइसोटोप एंड अदर 2 आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन आर स्टेबल एंड डू नॉट इमिट एनी रेडिएशन। अब ट्रिटियम जो तीसरा आइसोटोप है, ठीक है, ये इसका मैस सबसे ज्यादा है, तो कहते हैं ये जो है ना ये रेडियोएक्टिव आइसोटोप है। बाकी 2 आइसोटोप की निस्बत ज्यादा जो है ना ज्यादा रेडियो एक्टिव है और अपने अंदर से रेडियोएक्टिव रेडिएशंस को बाहर निकालता है। कहते हैं व्हेन रेडियोएक्टिव एलिमेंट इमिट रेडिएशन, जब कोई रेडियोएक्टिव एलिमेंट अपने अंदर से रेडिएशंस को बाहर निकालता है, इट इज ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर केमिकल एलिमेंट। तो वो जो है वो कोई और नई चीज बन जाता है, ठीक है ना। जैसे आपने क्या किया, कागज है, कागज को जलाया, तो कागज को जलाने के बाद कागज अब राख में तब्दील हो गया है, ठीक है। अब जो है ना वो कागज नहीं रहा। इसी तरीके से जब ये अपने अंदर से एनर्जी रेस को निकाल देते हैं ना, तो निकालने के बाद जो चीज पीछे बचती है वो एक नई चीज बन चुकी होती है। व्हेन रेडियोएक्टिव एलिमेंट इमिट रेडिएशन इट इज ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर केमिकल एलिमेंट, दिस प्रोसेस का रेडियोएक्टिव डिके। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन बनती है वो रेडियो डिके की बनती है। और ये जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन भी है। पहले तो ये यूरेनियम था लेकिन जैसे इसने अपने अंदर से रेडिएशंस को निकाला, एनर्जी को खारिज किया, तो ये थोरियम में तब्दील हो गया। यही बात यहाँ पर लिखी है कि जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपने अंदर से एनर्जी को निकालता है तो वो एक नया एलिमेंट बन जाता है। इसी तरीके से जो थोरियम है वो भी अभी भी अनस्टेबल है, रेडियो एक्टिव है, तो ये भी टूटकर जो है ये प्रोटेक्टीनियम और एनर्जी के अंदर चेंज हो जाता है। और इसी तरीके से जो है वो बिस्मुथ की एग्जांपल ले लेते हैं। आप यहाँ से कोई भी 2 एग्जांपल कर ले, ये बहुत ज्यादा 2 इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ऐसे भी आपको पूछा जा सकता है कि थोरियम बताएं कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो थोरियम है जब ये अपने अंदर से एनर्जी को निकालता है तो किस न्यू एलिमेंट के अंदर ये चेंज हो जाता है। तो इस तरह भी क्वेश्चन ये जो है ना आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है
एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन इस मरतबा आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप आर यूजफुल इन मेडिकल इमेजिंग। मेडिकल इमेजिंग के अंदर आइसोटोप को हम यूज करते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं, इन रेज को यूज करते हैं टू डायग्नोज करने के लिए, तशखीस करने के लिए, पता लगाने के लिए डिजीज बीमारी की, बाय इंजेक्टिंग द पेशेंट विद स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव फ्लूइड। वो क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव फ्लूइड को ना पेशेंट के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं ताकि वो बीमारी का पता लगा सके। टेक्नीशियम नाम का, जिसका टेक्नीशियन जो है ना 99M जो है, इसको यूज किया जाता है डायग्नोस्टिक इमेजिंग अक्रॉस ह्यूमन ऑर्गन्स लाइक ब्रेन, लंग्स, ETC। इन चीजों के अंदर जो है ना वो कहते हैं इनके इन ऑर्गन्स के अंदर जो है ना बीमारी को फाइंड करने के लिए हम टेक्नीशियम नाम के रेडियो एक्टिव आइसोटोप को यूज करते हैं। डॉक्टर यूज अ स्पेशल कैमरा टू वॉच। डॉक्टर क्या करते हैं, कैमरा का इस्तेमाल करते हैं देखने के लिए। एंड डेट हाउ द रेडियो एक्टिव फ्लूइड मूव, कि कैसे रेडियो एक्टिव फ्लूइड मूव करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये जो है ना इसका जो है एप्लीकेशन जो है, ये फर्स्ट वाली एप्लीकेशन थी। उसके बाद इसके आगे भी बहुत सारी एप्लीकेशंस दी गई हैं, तो आपने जो है ना वो सारी ही करनी है। तो यहाँ पर एक एक्सरसाइज है जिसको साथ ही साथ यहीं पे कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज अ रेडियोएक्टिव आइसोटोप इमिट रेडिएशन। रेडियोएक्टिव आइसोटोप अपने अंदर से रेडिएशन निकालता क्यों। आंसर मैंने यही लिखा है, बिकॉज द न्यूक्लियाई इज अनस्टेबल, क्योंकि उसका जो न्यूक्लियाई होता है वो अनस्टेबल होता है। एंड बिकम स्टेबल आफ्टर इमिटिंग रेडिएशन, रेडिएशन को अपने अंदर से निकाल कर वो स्टेबल हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, कहते हैं एक एग्जाम्पल दे रेडियोएक्टिव आइसोटोप की विच डिसइंटीग्रेट टू गिव अ स्टेबल एटम के अंदर जो टूटता है। तो यहाँ पर कार्बन 14 अपने अंदर से बीटा रेडिएशन को निकालता है और एक स्टेबल नाइट्रोजन 14 के अंदर जो है वो चेंज हो जाता है। इसी तरीके से जो है ना उर्दू मीडियम के बच्चे जो है ना वो भी बेटे अपनी बुक के अंदर जो है ना इसी क्वेश्चंस के आंसर को ना लिख लें। पहले क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि इनका न्यूक्लियस गैर मुस्तहकम होता है, रेडिएशन जो है वो खारिज, रेडिएशन जो है ना वो जब वो खारिज करता है तो उससे क्या होता है, मुस्तहकम हो जाता है। उसके बाद दूसरा जो है उसका आंसर क्या है, कार्बन 14 बीटा शुआ खारिज करके मुस्तहकम नाइट्रोजन 14 में तब्दील हो जाता है। तो यहाँ पर आप इसका आंसर जो है ना बुक के ऊपर ही लिख लें ना। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रेडियो कार्बन डेटिंग क्या होती है। तो ये जो है ना ये इम्पोर्टेंट जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर। तो रेडियो कार्बन डेटिंग एक ऐसा मेथड है फॉर फाइंडिंग आउट द एज ऑफ द हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट कंटेनिंग ऑर्गेनिक मटेरियल विद द हेल्प ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन। कहते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर जो है ना हम कदीम बहुत पुरानी जो ताज़ें होती है ना ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक मेटल जो मटीरियल, जैसे कि ऑर्गेनिक मटीरियल होते हैं उनको हम जो है ना उनकी एज कितनी है, मतलब कि वो कोई भी जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो कितने साल पुराना है, उसको जो है ना हम कार्बन 14 की मदद से जो है ना उसकी एज को कैलकुलेट कर सकते हैं। द मेथड इन्वॉल्व मेजरिंग द प्रोपोर्शन ऑफ C14 इन अ सैंपल फ्रॉम डेड प्लांट और एनिमल लाइक अ पीस ऑफ वुड और बोन विच प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी यूज टू कैलकुलेट व्हेन एन एनिमल और प्लांट डाइड। अब इसमें क्या होता है, कहते हैं इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, कार्बन 14 की प्रोपोर्शन को के सैंपल की प्रोपोर्शन को यूज करते हैं फ्रॉम ए डेड प्लांट और एनिमल। मतलब एक डेड प्लांट और एनिमल का सैंपल आपको मिला है, कोई जानवर है उसकी हड्डी वगैरह का या इस तरीके से डेड प्लांट का आपको एक सैंपल मिला, आपने उसकी कार्बन 14 के साथ प्रोपोर्शन को प्रिपेयर किया, तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो एनिमल है कितने साल पहले मरा था। ठीक है, और अगर मजीद हम देखना चाहें तो हम उसके मरने की वजह भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं इस मेथड के जरिए। द ओल्डर द सैंपल इज द लेस C14 इज टू बी डिटेक्टेड। कहते हैं जितना, अब यहाँ पर उसने ट्रिक क्या इस्तेमाल की कि जितना ज्यादा सैंपल पुराना होगा उतनी ही कम तादाद में C14 जो है वो हमारे पास डिटेक्ट होकर मिलेगा। ठीक है, तो फिर इसके बाद नेक्स्ट रेडियोएक्टिव आइसोटोप आर यूज टू टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल एंड कंक्रीट मटीरियल। कहते हैं मेटल और कंक्रीट मटीरियल की मजबूती को चेक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। दे आर यूज टू जनरेट चीप न्यूक्लियर पावर एंड टू फाइंड ऑयल फील्ड्स। इसके ये जो है चीप सस्ते न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है इसको, और टू फाइंड द ऑयल फील्ड, और ऑयल फील्ड्स को भी इसके जरिए फाइंड किया जा सकता है। मेडिसिन इंडस्ट्री के अंदर हम बीमारियों की तशखीस के लिए और उनके ट्रीटमेंट के लिए जो है ना हम इन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। जैसे जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं ना उन्होंने भी सारे ही ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप की जो एप्लीकेशन है ये सारी करनी है बेटे, इनके लॉन्ग क्वेश्चन के आने के बहुत चांसेस हैं। तो आपने भी रेडियो कार्बन डेटिंग के बारे में यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है। वैसे तो आपने सारा टॉपिक करना है, लेकिन यहाँ पर आप लिख लें अपनी बुक के ऊपर कि रेडियो कार्बन डेटिंग जो है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अलहदा से भी पूछा जा सकता है।
रेडिएशन का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एटम मौजूद है ना, ये उसका हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। इस एटम के जो शेल्स है ना, इन शेल्स के अंदर से जब इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं ना, तो इसको हम कहते हैं आयनाइजेशन, ठीक है। तो रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम ए रेडिएक्टिव सोर्स कोज एटम टू आयनाइज, कहते हैं जो रेडिएशन से निकलती हैं किसी भी रेडियो एक्टिव सोर्स के अंदर से, वो वजह बनती हैं एटम के आयनाइज होने में। आयनाइज का मतलब होता है कि वैसे तो एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, लेकिन जब जो है वो रेडिएक्टिव सोर्स से रेज आकर उनके साथ टकराती हैं तो वो आयनाइज, मतलब के केटाइंस और एनाइंस के अंदर, केटाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और एनाइंस के ऊपर जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। केटाइन और एनाइन में जो तब्दील हो जाते हैं। इमिटेड बाय द रेडिएक्टिव एलिमेंट कैन रिमूव इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकती हैं। हाउएवर दिस आयनाइजिंग रेडिएशन शुड हैव इनफ एनर्जी टू रिमूव द टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑर्बिट ऑफ एन एटम। कहते हैं हाँ, ये बात जरूर है कि इन आयनाइजिंग रेडिएशंस की हमें ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत होगी अगर हमने इलेक्ट्रॉन को जो है वो एटम से निकालना है ना, तो ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियर फोर्स की वजह से जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के अंदर जो है वो बहुत मजबूती से जो है वो बंधे हुए हैं। तो हमने वहां से अगर निकालना है तो हमें उतनी ही ताकत से वहां से उन्हें रिमूव करना पड़ेगा। जब एग्जाम्पल दी हुई है, इतनी ज्यादा एग्जाम्पल करने की जरूरत नहीं है, आप एक एग्जाम्पल भी कर लेते हैं ना अच्छे तरीके से तो वो काफी है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ कि सोडियम था, हाई एनर्जी रेडिएशन आई और सोडियम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल कर बाहर लेगी और सोडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो इस वजह से इसके ऊपर, क्योंकि इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन गया तो इस वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये केटाइन बन गया। तो दो एग्जाम्पल दिए हैं, आप इनमें से कोई भी एक कर सकते हैं। ये ज्यादा छोटी है, ये जल्दी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसमें इक्वेशन भी है तो मार्क्स ज्यादा मिल जाएंगे। के लेक्चर में बेटे हमने इतना ही स्टडी करना था। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो हम इसके रिलेटिव एटॉमिक मैथ्स को और साथ में एक्सरसाइज के जो MCQs हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आपने मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना है, और अगर किसी भी चीज़ की कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।